हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक से लेसन नंबर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स। इसके राइटर हैं अशोक मित्रन। स्टोरी पढ़ने से पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं अबाउट द ऑथर। अशोक मित्रन 1931 टू 2017 अ तमिल राइटर। ये अशोक मित्रन है, एक तमिल राइटर। recounts his years at Gemini Studio in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India. तो ये तमिल राइटर जो हैं recounts his years, यानी कि वो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए जो उन्होंने जेमिनी स्टूडियो में बिताए थे और उसके बारे में जो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है माई ईयर्स विथ बॉस। तो उन्होंने जेमिनी स्टूडियो के बारे में जो स्टोरी है उन्होंने लिखा है माई ईयर्स विथ बॉस में, और उसमें वो अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं, जो बताता है कि उस समय उस समय जो मूवीज़ थी, फिल्में थी, कैसे इंडिया के लोगों के लाइफ पे कितना प्रभाव उनका था, यानी कि लोगों के जीवन पे उस समय की मूवीज़, उन फिल्मों का क्या प्रभाव था। द जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई वॉज सेटअप इन 1940। जो जेमिनी स्टूडियो था वो चेन्नई में लोकेटेड था, यानी कि चेन्नई में था, और इसको स्थापित किया गया था 1940 में। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। और इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मतलब कि एक बहुत ही प्रभावशाली फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि फिल्म बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था भारत का। इन हिज अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग, जब भारत में फिल्में बनना स्टार्ट हुई थी, यानी कि एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड ये ऑर्गेनाइजेशन था जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, लाइक अ जेमिनी स्टूडियो। इट्स फाउंडर वॉज एस एस बॉसन। इसके फाउंडर यानी कि संस्थापक थे एस एस बॉसन। द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रन इन जेमिनी स्टूडियोज, अब जो अशोक मित्रन है उनकी जेमिनी स्टूडियो में जो ड्यूटी थी वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग। उनको क्या करना था, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स, यानी कि कुछ न्यूज़, छोटे छोटे न्यूज़ उनको काटना होता था ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, जो कि अलग अलग विषयों पे आधारित होता था, एंड स्टोर देम इन फाइल, और उनको एक फाइल में इकट्ठा करना होता था। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड, और बहुत सारे जो स्टोरीज थे या जो इसमें न्यूज़ थे उनको अपने हाथ से भी लिखना होता था। Although he performed an insignificant function, he was the most well informed of all the members of the Gemini family. ऑल्दो यद्यपि कि वो जो उनका जो काम था वो इनसिग्निफिकेंट था, बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन फिर भी वो पूरे जेमिनी स्टूडियो के मेंबर्स से, लोगों को से बहुत ही परिचित थे, यानी कि उनके बारे में पूरी जानकारी थी उनको। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विथ बॉस। ये जो स्टोरी है उनके माई ईयर्स विथ बॉस जो बुक है उससे कुछ अंश लिया गया है। चलिए उसको हम पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन उसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी समझते हैं। Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studio bought in truckloads. अब Pancake एक मेकअप मटेरियल है, ब्रांड है, जैसे कि अजलक में है, पॉन्ड्स है, ऐसे ही एक ब्रांड हुआ करता था, और जिसको कि जेमिनी स्टूडियो बहुत ट्रकलोड्स मतलब भारी मात्रा में लाया करता था, बॉट इन ट्रकलोड्स। ग्रेटा गार्बो, ये एक स्वीडिश हीरोइन है, मस्ट हैव यूज इट, इन्होंने शायद इसको यूज़ भी किया होगा। मिस गौहर मस्ट हैव यूज इट, उन्होंने मिस गौहर ने भी शायद इसको यूज़ किया होगा, मतलब ज़रूर यूज़ किया होगा। बैजंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज इट, और बैजंती माला ने भी इसको यूज़ किया होगा, यानी कि जो पैनकेक ब्रांड मेकअप का है उसको इन लोगों ने यूज़ किया होगा। बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, लेकिन अग्निहोत्री जो हैं उन्होंने शायद इसको सुना भी ना हो। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables. अब यहाँ पे जो मेकअप डिपार्टमेंट है जेमिनी स्टूडियो का, वो इस बिल्डिंग यानी कि जेमिनी स्टूडियो का जो बिल्डिंग है उसके ऊपरी सीढ़ियों पे, यानी कि ऊपर के फ्लोर पे है, एंड दैट वाज बिलीव, और जिसको विश्वास किया जाता है कि वो रॉबर्ट क्लाइव का स्टबल हुआ करता था। अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस, और दर्जनों ऐसे घर हैं जो उनका मतलब सिटी में ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जो कहा जाता है कि उनका रेजिडेंस हुआ करता था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, अब उनकी जो
संक्षिप्त जो जीवन था, और इवन मतलब कि ब्रीफर स्टे, मद्रास में जो उनका छोटा मतलब रहना, थोड़े समय के लिए जो रहने का समय था मद्रास में, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग। रॉबर्ट क्लाइव हमेशा इधर उधर मतलब वो हमेशा यात्रा ही किया करते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स, और बहुत सारे कठिन युद्ध भी उन्होंने लड़े इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के रिमोट कॉर्नर्स में। एंड मैरिंग अ मैडन, और उन्होंने एक शादी की एक लड़की से इन सेट मैरीज चर्च इन फोर्ट एस जॉर्ज इन मद्रास, मतलब सेंट मैरीज से उन्होंने शादी की इन चर्च फोर्ट एस जॉर्ज, मतलब फोर्ट एस जॉर्ज में उन्होंने मद्रास में उस लड़की से शादी की। अब चलते हैं, अभी तक हमने लॉर्ड क्लाइव के बारे में पढ़ा, आप देखते हैं। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सलून विथ लाइट्स ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स। अभी जो मेकअप रूम था वो ऐसे लगता था जैसे कि हेयर कटिंग सलून आपको दिखता है, जिसमें बहुत सारे एंगल से, यानी कि सारे किराने से लाइट लगी हुई थी। एंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर, और उसमें कम से कम दर्जनों, आधे दर्जन बड़े बड़े शीशे लगे थे। दे वर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट्स, और वहाँ पे जो लाइट्स लगी थी वो इनकैंडिसेंट लाइट, मतलब कि जो पहले आप लोगों ने येलो कलर की लाइट देखी थी जिसमें से बहुत हीट भी निकलता है, वैसे लाइट्स लगे थे। सो यू कैन इमेजिन द फायरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो आप अब यहाँ पे ये इमेजिन कर सकते हो कि जहाँ पे ये लोग, मतलब जो लोग यहाँ पे मेकअप कराते थे, उनको कितना कष्ट का सामना करना पड़ता था। फायरी मिजरी यहाँ कहने का मतलब है कि जो बल्ब की लाइट निकलती थी, हीट निकलती थी, इसके अलावा जो शीशे से रिफ्लेक्शन होता था उनसे जो मतलब गर्मी पैदा होती थी, उनको मेकअप करवाते वक्त ये सारी चीज़ें उनको झेलनी पड़ती थी। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हीडेड बाई अ बंगाली। अब जो मेकअप डिपार्टमेंट था, सबसे पहले जो उसका मतलब हेडेड, यानी कि जो सबसे अधिकारी था, सबसे बड़ा, वो एक बंगाली था। वो बिकेम टू बिग फॉर स्टूडियो एंड लेफ्ट, और वो मतलब कि यहाँ पे व्यंग कहा गया है कि स्टूडियो के लिए बड़ा हो गया, यानी कि वो फेमस हो गया और उसने स्टूडियो छोड़ दिया। ही वॉज सक्सीडेड बाई अ महाराष्ट्रियन, उसके बाद उनकी प्लेस पे एक महाराष्ट्रियन आया। हु वॉज असिस्टेड बाई, और फिर उसके बाद उनको असिस्ट करने वाला, यानी कि उनको हेल्प करने के लिए धारवाड़ कर्णिगा एंड आंध्रा, जो आंध्रा से था, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, और मद्रास से एक इंडियन क्रिश्चियन, एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और बहुत सारे लोकल तमिल्स भी उनके साथ काम करने लगे। ऑल दिस shows that there was a great deal of national integration long before All India Radio and Doordarshan began broadcasting program on national integration. All these shows, अब ये सब कुछ दिखाता था, यानी कि इतने सारे अलग अलग स्टेट के लोग एक मेकअप डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, तो एक ये दिखाता था कि देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब ये एक भारतीय एकता का प्रतीक है, मतलब राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। और इससे पहले कि जब ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाते थे जो राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करते थे, तो मतलब उस प्रोग्राम से पहले जो ये मेकअप डिपार्टमेंट था, इसका प्रतीक था कि यहाँ राष्ट्रीय एकता का मतलब पूरा समूह है। दिस गैंग ऑफ नेशनैलिटी इंटीग्रेटेड, अब जो ये गैंग थी जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक थी, मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन। अब ये लोग क्या करते थे, किसी भी इंसान को जो डिसेंट लुकिंग हो, जो सुंदर दिखने वाला पर्सन हो, इनटू अ हिडियस, जिसको कि भयंकर, क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर, मतलब कि एक लाल कलर का मॉन्स्टर, मतलब राक्षस जैसा बना देते थे। विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक, उसमें बहुत सारा भारी मात्रा में पैनकेक, यानी कि जो मेकअप का सामान था उसके ऊपर पोत कर, एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोजन एंड लोशंस, मतलब बहुत सारे क्रीम और लोशंस भी उनके ऊपर जो लोकल बनाया जाता था उसको भी यूज़ करके वो किसी भी सुंदर पर्सन को एक राक्षस में बदल देते थे। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, और उस समय क्या होता था कि सारे शूटिंग्स इंडोर हुआ करते थे। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शूट आउटडोर, और सिर्फ उसमें से 5% ऐसी शूटिंग होती थी जो आउटडोर में हुआ करती, मतलब फिल्म का 5% ही शूटिंग जो होता था वो आउटडोर पे हुआ करता था, यानी कि स्टेज वगैरह और इंडोर में ही सब कुछ सेटअप तैयार करके इंडोर शूटिंग हुआ करती थी। सिर्फ 5% शूटिंग बाहर हुआ करती थी, मतलब स्टूडियो से बाहर हुआ करता था।
I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो सेट्स होते हैं थे स्टूडियोज के लाइट्स के, मतलब स्टूडियो में जो लाइट्स वगैरह और स्टेज लगा रहता था, वो उसको आवश्यकता होती थी कि गर्ल्स और बॉयज़ को ऐसा बना दिया जाए, टू बी मेड टू लुक अगली, मतलब कि वो बसूरत बना दिए जाए, इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल, और ताकि वो प्रेजेंटेबल मूवी में प्रेजेंटेबल दिखे। अब यहाँ पे बसूरत बनाने का मतलब कि उनको इतना ज़्यादा मेकअप होता जाए कि वो मूवी में अच्छे दिखें। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वॉज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। अब उस जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें एक हायरार्की था। हायरार्की मतलब होता है जो अपर पोस्ट से लोअर पोस्ट तक जाए, जैसे कि कोई बड़ा अधिकारी, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ऐसे ही ये हायरार्की वहाँ पे बहुत ही कठिन, मतलब स्ट्रिक्ट, मतलब कि बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको फॉलो की जाती थी। चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अगली। अब जो चीफ मेकअप मैन होता था वो चीफ एक्टर और एक्ट्रेसेस को, यानी कि हीरो और हीरोइन को अगली, यानी कि उनको मेकअप होता करता था। हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो एंड हीरोइन, और जो सीनियर असिस्टेंट होता था वो सेकेंड हीरो और हीरोइन को मेकअप लगाया करता था। जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन, और जो जूनियर असिस्टेंट होता था वो मेन कॉमेडियन को मेकअप लगाया करता था, एंड सो फोर्थ। और उसके बाद ऐसे ही जो नीचे और भी जो मतलब कि अनइम्पॉर्टेंट लोग हुआ करते थे, मतलब कि और भी जो फिल्म में काम करते थे, उनको अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग वो लोग मेकअप किया करते थे। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर, अब ऐसे लोग जो भीड़ का काम किया करते थे, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, वो उनको मेकअप लगाने का काम एक ऑफिस बॉय किया करता था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मतलब जो जेमिनी स्टूडियो था इतना बड़ा था कि उसके इवन मतलब उसके मेकअप डिपार्टमेंट में भी एक ऑफिस बॉय हुआ करता था। ऑफिस बॉय आज हम इसको कहते हैं प्यून या कुछ भी, या फिर हेल्पिंग बॉय। तो जेमिनी स्टूडियो में एक ऑफिस बॉय भी होता था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, और उन दिनों जब क्राउड शूटिंग हुआ करती थी, यानी कि भीड़ का शूटिंग करना होता था, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिम पेंट इन अ जाइंट वेसल, और तब आप उसको देख सकते थे कि वो एक बड़े से बर्तन में क्या करता था, मेकअप को मिक्स किया करता था, स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और वो भीड़ होती थी लोगों के चेहरे पे थपेड़े लगाते हुए मेकअप लगाया करता था। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। अब ये आइडिया था, मतलब कि ये सोचा जाता था कि मेकअप से उनके जो फेस के जो पोर्स हैं, यानी कि जो छिद्र हैं, उनको एकदम से बंद कर दिया जाए, और मेकअप इस तरीके से लगाया जाए कि उनका जो फेस है एकदम क्लीन, नीट और क्लीन दिखे, साफ दिखे, कोई भी पोर उसमें ना दिखे, क्योंकि कैमरे में वो दिखाई देता था। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय। अब जब यहाँ पे ऑफिस बॉय कहा जा रहा है तो राइटर कहना चाहते कि वो एग्जैक्टली मतलब एक सचमुच का वो बॉय नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वो कम से कम 40 साल का था। हैविंग इंटर्ड द स्टूडियो, और उस स्टूडियो में उसने इंटर किया था, यानी कि स्टूडियो को ज्वाइन किया था ईयर्स अगो, सालों पहले, इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर, इस आशा में कि वो एक दिन स्टार एक्टर बन जाएगा, और अ टॉप स्क्रीन राइटर, या फिर स्क्रीन राइटर यानी कि जो कहानी लिखता है, डायरेक्टर बन जाएगा, या फिर गाना लिखने वाला, लिरिक्स राइटर। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट, और वह पोएट भी हुआ करता था। इन दोज डे आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, और उस दिनों मैं एक क्यूबिकल में काम करता था। टू होल साइड ऑफ विच वर फ्रेंच विंडो, जिसके दोनों तरफ एक फ्रेंच विंडोज लगा होता था, खिड़की लगी होती थी। आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडो, और उस समय मैं नहीं जानता था कि वो लोग उस विंडो को फ्रेंच विंडो कहते हैं। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन अ डे आउट, मुझे ये देखकर कि मैं पूरे दिन अपने डेस्क पे बैठा रहता हूँ और न्यूज़पेपर फाड़ता हूँ, दिन और मतलब पूरे दिन न्यूज़पेपर फाड़ता हूँ। मोस्ट पीपल थॉट, लोग मतलब अधिकतर लोग सोचा करते थे कि आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, मतलब मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू, और ऐसा लगता है कि मुझे हो सकता है बॉस भी ऐसा ही सोचा करता हो। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बर्ज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंड लेक्चर। तो कोई भी जिसको लगता था
तो वो मेरे कमरे में आ जाता था, मेरे क्यूबिकल में एंटर कर जाता था। उसको लगता था कि मुझे इसको काम देना चाहिए, तो आके वो मुझे कोई स्पीच लेक्चर देना शुरू कर देता। बर्ज मतलब एंटर करना, और मुझे वो ऑक्यूपेशन मतलब कोई भी काम देने के लिए वो मेरे क्यूबिकल में आकर और मुझे लेक्चर देकर चले जाया करते थे। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड, और जो बॉय था मेकअप मैन का डिपार्टमेंट का, उसने डिसाइड किया था कि आई शुड बी इनलाइटेंड, मतलब कि उसकी कविता वो मुझे सुनाएगा ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट इन द डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड प्रेवर्ड्स। अब वो सोचता था कि मतलब कि मैं अपनी कविता, मैं उसका जो लिटरेरी टैलेंट था वो मेरे ऊपर ही थोपता था, और भी वो सोचा करता था कि उसका जो ये टैलेंट है वो वेस्ट जा रहा है ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे सिर्फ बार्बर फिट होते हैं, और या फिर प्रीवर्ड्स मतलब परवर्ड्स मतलब जो कि अपोजिट सेक्स के लिए की तरह काम करते हैं, जैसे कि मेल फीमेल का, फीमेल मेल का काम करते हों। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग, और अब जल्दी ही मैंने ये प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि हमेशा क्राउड शूटिंग हो ऑल द टाइम। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम दिस एपिक्स, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मुझे उसकी बड़ी बड़ी कविताओं से बचा सकती थी, सिर्फ वो था क्राउड शूटिंग। मतलब क्राउड शूटिंग जब होती थी तो वो बिजी हुआ करता था, और तब मुझे उसकी वो कविताएं सुननी नहीं पड़ती थी। इन ऑल इंस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अब ये सारे जो उसके फ्रस्ट्रेशन था मतलब उसका जो चिढ़ था इन सारी घटनाओं को लेके कि उसका जो कविता है उसका लिटरेरी है, या फिर वो हीरो बनना चाहता था और डायरेक्टर बनना चाहता था, वो एक ऑफिस बॉय बन के रहेगा, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन था, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर। अब वो हमेशा जब हम फ्रस्ट्रेशन में होते हैं तो क्या होता है कि हम किसी को उसका टूवर्ड्स अ सिंगल पर्सन मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं जिस पे हम अपना गुस्सा थोप सकें, ओपनली और कवर्टली, यानी खुले तौर पे या फिर मतलब ऐसे ही मतलब इनडायरेक्टली। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड, और ये जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो ये आदमी था यानी कि ऑफिस बॉय वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वोज मतलब कि उसकी जो भी बुरी स्थिति है, इग्नोमिनी मतलब कि उसका जो इंसल्ट है या निगलेक्ट या वो उसको निगलेक्ट किया जाता है, वह ड्यू टू कोठामंगलम सुबु, ये सिर्फ कोठामंगलम सुबु की वजह से है। सुबु वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, सो सुबु जेमिनी सुबु क्या था, जेमिनी स्टूडियो का नंबर 2 था, यानी कि नंबर 2 पोजीशन पे आता था। He could not have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. He could not have had a more encouraging opening. मतलब कि उसके पास ऐसा कुछ भी ऐसा उत्साह भरा नहीं हुआ करता था इन फिल्म देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, जितना कि मतलब कि जो ऑफिस बॉय सोचता था कि उसके पास जितना टैलेंट है उतना इस कोठामंगलम सुबु के पास नहीं है। ऑन द कंट्ररी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन, अब इसके कंट्ररी जो ये जेमिनी स्टूडियो का और जो कोठामंगलम सुबु थे इनके विपरीत ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन, मतलब उन्होंने बहुत अनिश्चित डिफिकल्ट टाइम झेला है। फॉर व्हेन ही बिगन हिज करियर, जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। देयर वर नो फॉर्मली एस्टेब्लिश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी, तब उस समय कोई भी ऐसी कंपनी स्थापित नहीं थी जो एस्टेब्लिश्ड हो, और कोई स्टूडियो नहीं था। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, और यहाँ तक कि एजुकेशन के भी मामले में, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, जब हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, सुबु कुड नॉट हैव हैड एन अप्रिसिएबल लीड ओवर आवर बॉय, तो सुबु के पास ऐसा भी कोई डिग्री या एजुकेशनल अप्रोच नहीं था जितना कि हमारे ऑफिस बॉय के पास था। बट बाय वर्चू ऑफ बीइंग बॉर्न अ ब्राह्मण, लेकिन उसका एक गुण उसके पास क्या था कि वह एक ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ था। अ वर्चू, यह एक गुण था। इंडीड, वास्तव में। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल, मतलब क्योंकि उसके पास ऐसे बहुत सारे सिचुएशन उसको ऐसे मिल गए जो उसको एक्सपोज करने में मतलब हेल्प किए, और अच्छे लोग मिले जिसे कि वो एक्सपोज कर पाया, मतलब अपने आप को बाहर अपना टैलेंट दिखा पाया। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म। अब जो ये कोठामंगलम सुबु हैं, ये इनके पास ये योग्यता थी कि वो हमेशा खुश रहा करते थे, हमेशा खुश दिखते थे, चाहे उनके पास उनके हाथ में कोई फ्लॉप फिल्म ही हो ना, यानी कि उनकी फिल्म फ्लॉप भी हो जाए तो भी वो खुश रहते थे। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, हमेशा वो दूसरों के लिए तैयार रहते थे काम करने के लिए। ही कुड नेवर डू
थिंग्स ऑन हिज ओन, वो अपने लिए कभी कोई काम नहीं करते थे, but his sense of loyalty made him identify himself with his principle completely and turn his entire creativity to his principles advantage. But his sense of loyalty, लेकिन जो उनका वफादारी था किसके प्रति, अपने बॉस के प्रति, उनकी वो पहचान बन गई थी। एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल एडवांटेज, और वो सारा काम जो भी एक क्रिएटिविटी करते थे, वो पूरा काम जो भी करते थे वो अपने बॉस के फायदे के लिए करते थे। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वो हमेशा फिल्म्स के लिए टेलर, यानी कि कोई भी ऐसा मैटर जो फिल्म में प्रॉब्लम क्रिएट करता था वो उसके लिए बनाते थे। हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, ये ऐसा व्यक्ति था, यानी कि सुब्बू जी ऐसे व्यक्ति थे कि कभी भी उनको कोई भी काम कहा जाए वो तुरंत उसके लिए उनके पास आइडियाज हुआ करते थे। अब देखते हैं कैसा आइडियाज उनके पास होता था। The rat fights the tigress underwater and kills her but takes pity on the cubs and tends them lovingly. अब यहाँ पे एक सीन है कि वो रैट और टिग्रेस, यानी कि एक चूहा और एक शेरनी पानी के अंदर लड़ाई करते हैं और वो मारी जाती है शेरनी चूहे द्वारा। अब बट टेक्स पिटी, लेकिन उस चूहे को उस कब्स यानी कि शेर के बच्चों पे दया आती है और वो दिखाना चाहता है लविंगली, मतलब उस पर अपना प्यार दिखाना चाहता है। तो आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से, अब प्रोड्यूसर कहेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस सीन को कैसे दिखाया जाए। एंड शुभू वुड कम आउट, और शुभू वहाँ आएगा विथ 4 ways ऑफ रैट पोरिंग अफेक्शन, और 4 ऐसे तरीके बताएगा जिसमें चूहा अपने पोरिंग मतलब अपना अफेक्शन, अपना प्यार उस विक्टिम ऑफ स्ट्रिंग मतलब उस वंश से, यानी कि शेरनी के बच्चे को अपना प्यार दिखाएगा। गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव एनफ, तब द प्रोड्यूसर वुड से, तब प्रोड्यूसर कहेगा कि ठीक है, ये सारे आइडियाज़ ठीक हैं, बट मुझे लगता है कि ये उतने अच्छे नहीं हैं। एंड इन अ मिनट, और एक ही मिनट में सुबू वुड कम आउट, और फिर सुबू फिर से विथ 14 मोर अल्टरनेटिव, और सुबू उसके 14 और विकल्प लेकर आ जाया करता था, यानी कि सुबू के पास इतने आइडियाज़ हुआ करते थे कि वो मतलब कभी भी किसी चीज़ को से हार नहीं मानता था। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विथ अ मैन लाइक सुबू अराउंड, एंड इफ एवर देयर वाज अ मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन, जो फिल्म मेकिंग था मतलब पिक्चर बनाना, फिल्म बनाना, वॉज सो ईजी, उस समय बहुत आसान होता था जब इस तरीके का सुब्बू जैसा आदमी आसपास हो। एंड इफ एवर देयर वॉज अ मैन, यदि कोई ऐसा आदमी था हु गेव डायरेक्शन, जिसने दिशा दी या उस परिभाषा दिया, यानी कि उसको अर्थ दिया जेमिनी स्टूडियो को ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर, यानी कि सुब्बू ही ऐसा व्यक्ति था जो अब उसके जेमिनी के गोल्डन ईयर में, सुनहरे समय में उसने उसको दिशा दिखाई या अर्थ दिया। इट वॉज सुब्बू, वह सुब्बू ही था। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट, सुब्बू एक अपना उसका जो एक अपना व्यक्तित्व था वो एक पोएट का। एंड थॉट ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म, और वो उसको मतलब वो इतना कैपेबल था, योग्य था कि वो बहुत मोर कॉम्प्लेक्स मतलब कि बहुत ही कठिन, और हायर मतलब कि अलग फॉर्म में वो कविताएं लिख सकता था। ही डेलिबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मासेस, और लेकिन उसने क्या चुना कि वो पोएट्री ऐसे लोगों के लिए लिखे जो मतलब अधिक मात्रा के अधिक लोगों को समझ में आए, यानी कि सिंपल मैसेज में लिखे। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड, लेकिन उसका जो फिल्म में सक्सेस था एंड ड्रॉप्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट, उसके जो लिटरेरी यानी कि उनके जो साहित्यिक अचीवमेंट था वो उससे बौना बन हो गया। किससे? फिल्मों से, यानी कि उनकी फिल्म की सफलता उनके लिटरेरी अचीवमेंट को बौना बना दी। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, ऐसा उनके क्रिटिक्स महसूस करते हैं। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, उन्होंने बहुत सारी ओरिजिनल स्टोरी पोएम को लिखा है, कंपोज किया है इन फोक मतलब जिस लोक भाषा में, एंड रिफ्रेन एंड डिक्शन, और उसको मतलब डिक्शन कुछ स्टोरी भी, एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवेल, और उन्होंने एक स्प्रॉलिंग नॉवेल भी लिखा जिसका नाम था थिलाना मोहानम्बल, थिलाना मोहानम्बल, विथ डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टी एस्ड कैरेक्टर, जिसमें बहुत ही डेफ्टली एस्ड कैरेक्टर मतलब कि उसके जो कैरेक्टर्स थे बहुत ही
अच्छे और करीने से सजाए गए थे। He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of early 20th century. He quite successfully, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट किया था मूड को, मतलब कि लोगों का जो विचार था देवदासियों के प्रति जो मैनर था, उनका सोचने का तरीका था, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने 20th सेंचुरी में इसको प्रेजेंट किया था अपने इस कंपोजिशन में। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वह एक बहुत अच्छे एक्टर भी थे। ही नेवर एस्पायर्ड टू बी टू द लीड रोल्स, वो कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि उनको लीड रोल दिया जाए। बट वट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म, और कभी भी उन्होंने जब कोई छोटा मोटा रोल किया किसी भी फिल्म में, ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स, मतलब कि वो एक जो मेन प्लेयर था उससे भी अच्छा काम कर दिया करते थे। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन, वो सबके लिए प्यार, मतलब सबके लिए उनके पास प्यार था, वो सबको प्यार करते थे। ही केम अक्रॉस एंड हिज हाउस वाज, और वो इससे आगे क्या था कि उनका जो घर था अ परमानेंट रेजिडेंस, मतलब एक अस्थायी निवास था, फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार, मतलब उनके नज़दीक और दूर के रिलेशन, रिश्तेदारों के लिए, और उनके एक्वेंटेंसेस, मतलब उनके परिचितों के लिए, मतलब उनका जो प्यार था और जो उनका एक केयरिंग नेचर था, किसी को ना करने वाला जो नेचर नहीं करते थे, उसकी वजह से उनका जो घर था एक परमानेंट निवास हो गया था उनके नज़दीक और दूर के रिश्तेदारों के लिए, परिचितों के लिए। इट सीम्ड अगेंस्ट, और ऐसा प्रतीत होता है कि सुबूस नेचर टू बी इवन कॉन्शियस, मतलब सुबू कभी ऐसा नहीं सोचते थे दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मेनी ऑफ देम, और वो कभी ऐसा ये दिखाते नहीं थे या सोचते थे कि वो इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं या उनको हेल्प कर रहे हैं। सच अ चैरिटेबल, इतने दयालु, मतलब कि इतना दयालु व्यक्ति, एंड इम्प्रोविडेंट मैन, जो कि मतलब कि इतना विनम्र व्यक्ति, एंड येट ही हैड एनिमी, और इसके बावजूद उनके पास दुश्मन हो। वॉज इट बिकॉज ही सीम सो क्लोज एंड इंटीमेट विथ द बॉस, क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वो, ऐसा प्रतीत होता है कि वो बॉस के बहुत नज़दीक थे। और वॉज इट हिज जनरल डिमेनर दैट रिजेंबल्ड अ साइकफेंस, या फिर ऐसा लगता है कि उनका जो आचरण था, जो मतलब वो व्यवहार करते थे, इतने कूल और इतने फ्रेंडली होते थे कि लोगों को ऐसा रिजेंबल, मतलब लोग ऐसा अनुमान लगाते थे कि वो कुछ चापलूस जैसे हैं। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या फिर उनका जो हर चीज़ के लिए अच्छी बात कहना, मतलब कभी वो निगेटिव बात नहीं करते थे, तो हो सकता है इस वजह से भी उनके दुश्मन बने हुए थे। इन एनी केस, कोई भी बात, देयर वॉज द मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, एक वैसा व्यक्ति था जो मेकअप डिपार्टमेंट में था, हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग फॉर सुबू, जो कि वो हमेशा सुबू के लिए बुरी चीज़ें सोचा करता था। यू सा सुबू ऑलवेज विद द बॉस, आप मतलब कि आप देखते हो कि सुबू हमेशा बॉस के साथ हुआ करता था। बट इन द अटेंडेंस रोल्स, और लेकिन जहाँ पे अटेंडेंस मतलब जो रजिस्टर हुआ करता था, ही वॉज grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सुबू वैसे बॉस के बहुत करीब हुआ करता था, लेकिन जो अटेंडेंस यानी कि जो उनका पोस्ट था, अटेंडेंस रोल का मतलब उनका जो पोस्ट था, ही वॉज ग्रुप्ड अंडर, मतलब उनका जो ग्रुप था वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे, वो स्टोरी डिपार्टमेंट से। कंप्राइजिंग अ लॉयर, जहाँ पे एक लॉयर हुआ करता था, एंड एन असेंबली ऑफ राइटर, और कुछ लोग जो लेखकों का समूह था और कवियों का समूह था। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज अ लीगल एडवाइज़र, वो जो लॉयर था उसको ऑफिशियली ऐसा माना जाता था कि वो कानूनी सलाहकार था। बट एवरीबडी रिफर्ड टू हिम, लेकिन सब लोग उसको क्या करते थे, एज द अपोजिट, मतलब उसको एक अपोजिट यानी कि इलीगल एडवाइज़र कहा करते थे। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, अब यहाँ पे एक कहानी बताई जा रही कि एक ऐसी बहुत ही अत्यंत एक्सट्रीमली टैलेंटेड, मतलब बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, हीरोइन थी, हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, लेकिन वो थोड़ी टेम्परामेंटल मतलब थोड़ी गुस्से वाली थी। वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, एक बार वो बहुत सेट पे नाराज हो जाती है। वाइल एवरी वन स्टूड स्टन, जब सारे लोग स्टप थे मतलब चुप थे उसके इस गुस्से से। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, जो वकील था उसने धीरे से जो रिकॉर्डिंग का इंस्ट्रूमेंट था उसको ऑन कर दिया। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रीथ, और जब एक्ट्रेस थोड़ी देर के लिए
सांस लेने के लिए रुकी, यानी कि गुस्से से थोड़ी देर रुकी। द लॉयर सेड टू हर, उस वकील ने उससे कहा 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट रुकिए कृपया। एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और उसने उस रिकॉर्डिंग को प्ले कर दिया। देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग ऑफ अनमेंशनेबली फॉल अबाउट द एक्ट्रेसेस टायर्ड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। अब उसके बाद देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग, मतलब उसने कुछ ऐसा अनमेंशनेबली, मतलब ऐसा कोई भी उसने कुछ ऐसा वर्ड नहीं कहा था, या फिर कुछ उसने कोई अब्यूजिंग वर्ड्स नहीं कहा था एक्ट्रेस ने अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, यानी कि प्रोड्यूसर के खिलाफ। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस, लेकिन जब उसने अपनी आवाज़ सुनी अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, मतलब कि जब उसने साउंड इक्विपमेंट से अपनी आवाज़ खुद सुनी, सी वॉज स्ट्रक डम, वो एकदम चुप हो गई, स्तब्ध हो गई, मतलब अपनी आवाज़ ही सुन के उसको बहुत बुरा लगा। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, जो कि एक देहात कंट्री साइड से बिलोंग करती थी, शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेज ऑफ वर्डली एक्सपीरियंस, उसको इस स्टेज का मतलब मूवी लाइफ का, फिल्म लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। दैट जनरली प्रोसीड अ पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड sophistication that she had found herself catapulted into, और उसको जो उसको मतलब जनरली प्रोसीड अ पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस, मतलब कि उसको इसका महत्व नहीं पता था। एंड सोफिस्टिकेशन मतलब कि उसको फिल्म स्टूडियो में कैसे क्या बिहेव करना है, कैसे बिहेव करना है और कैसे बात करना है। दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ, और उसके बाद उस अपने आप को पाती है कि वो इसके लायक कैटापुलेटेड, मतलब वो उसको लगता है कि वो यहाँ आकर फंस चुकी है या इसके लायक नहीं है। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, और फिर उसके बाद से वो अपने डर से फिर कभी अपने को रिकवर नहीं कर पाई। शी फेल्ट दैट डे, और उसने उस दिन महसूस किया दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर, और उस दिन से उसका जो एक करियर था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। द लीगल एडवाइज़र हु वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, और जो लीगल मेंबर था, जो स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर था, had unwittingly brought about that sad end, और वही एक जिम्मेदार था जिसने बिना अनचाहे उसका करियर समाप्त कर दिया था, यानी कि एक दुखद अंत कर दिया था। while every other member of the department wore a kind of uniform, जहाँ पे ये सारे डिपार्टमेंट के लोग एक अलग तरह का यूनिफॉर्म पहनते थे, खादी धोती विथ अ स्लाइटली ओवरसाइज क्लमजली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, जहाँ पे लोग खादी धोती और एक ढीला ढाला शर्ट जैसा जिसको सिला गया था पहनते थे। द लीगल एडवाइज ओर पैंट्स एंड अ टाई एंड समटाइम्स अ कोट, वो लीगल एडवाइज़र पैंट पहनता था, टाई पहनता था, समटाइम कभी कभी, और कभी कभी कोट पहनता था। दैट टुक लाइक अ कोट ऑफ मेल, मतलब कि वो अपने जैसे कोट ऑफ मेल, मतलब कि वो अपना एक जो एक वकील की ड्रेस में होता था, मतलब एक फॉर्मल यूनिफॉर्म में होता था। ऑफन ही लुक्ड अलोन हेल्पलेस, अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, वो अक्सर अकेला दिखाई देता था, असहाय दिखाई देता था। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, जो उसके पास हमेशा तर्क हुआ करता था, एंड क्राउड ऑफ ड्रीमर, जिसके मतलब उस सपने देखने वालों की भीड़ में। अ न्यूट्रल मैन इन द एन असेंबली ऑफ गांधीस्ट एंड खादिस्ट, मतलब वो ऐसा न्यूट्रल, मतलब वो एकदम न्यूट्रल रहता था, क्योंकि वो किसी पार्टी की तरफ नहीं जाता था। मैन इन असेंबली ऑफ, जहाँ पे ऐसे लोग थे जो गांधीस्ट एंड खादिस्ट, मतलब गांधी और खादी के फॉलोवर थे। तो स्टूडेंट्स, आज ये स्टोरी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट जो बचा पार्ट है आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाएंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड टेक केयर।